हेलो गाइस, माय नेम इज़ गुलशन मिश्रा। तो अभी तक हमने जो चैप्टर में है वो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन ख़त्म कर लिया था लास्ट लेक्चर तक। अब हमें क्या करना है, आज हमें करना है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, राइट। अब फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में दो ही तीन चीज़ें जो हैं एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे कि सॉल्युबिलिटी हो गया, ठीक है। उसके अलावा आपका जो है वो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हो गया। ये दो फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो हर एक ऑर्गेनिक के चैप्टर में इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछी जाती हैं। इसके अलावा कलर, टेस्ट, स्मेल, ऑर्डर, ये सब चीज़ें नहीं आती एग्जाम में, तो यू कैन स्किप दैट। मतलब बिना किसी हेजिटेशन के ये टेस्ट, स्मेल, ऑर्डर ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लोग आते हैं सॉल्युबिलिटी पे, ठीक। और हम देखेंगे कि जो हेलोएल्केन है उसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कैसी होती है, ठीक। तो हेडिंग डालिए सॉल्युबिलिटी। राइट, लेट मी चेक कि आपको बोर्ड दिख रहा है कि नहीं। कैमरा चेक करने दीजिए एक बार। राइट, सो इट्स विजिबल। सो सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे थे हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं हेलोएल्केन एंड हेलोअरीन, राइट। सबसे पहले हम हेलोएल्केन का स्ट्रक्चर देखते हैं। हेलोएल्केन इज RX, राइट। जहाँ पे X क्या है, X इज अ हेलोजन एंड यू नो दैट हेलोजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहाँ पर जो X है हेलोजन, दैट इज अ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, राइट। और यहाँ पर क्योंकि कोई एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उस पर क्या चार्ज डेवलप हो जाएगा बच्चों, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, राइट। कैसा चार्ज डेवलप हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। और इसलिए एल्केन पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो हेलोएल्केन क्या हो गया, एक पोलर मॉलिक्यूल हो गया, इट्स अ पोलर मॉलिक्यूल, राइट। हेलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इस कारण से इस पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया और सामने वाले एल्केन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, मतलब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। इस कारण ये पोलर मॉलिक्यूल हो गया। और केमिस्ट्री क्या कहती है, लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी पोलर जो मॉलिक्यूल्स है वो पोलर सॉल्वेंट में घुल जाने चाहिए। अब आपको पता है कि वाटर भी कैसा है, वाटर इज H पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो ये भी पोलर है। और केमिस्ट्री तो कहती है लाइक डिसॉल्व लाइक, इसका मतलब RX को पानी में घुल जाना चाहिए, है ना। पर ऐसा नहीं होता, जो हेलोएल्केन है पोलर होने के बावजूद पानी में नहीं घुलता, ठीक। अब ये कैसे, ये तो केमिस्ट्री के रूल का वायलेशन है। तो उसके लिए हम समझते हैं कि कोई चीज़ पानी में घुलती कब है, राइट। उसके लिए आप ये चीज़ समझिए कि कोई भी चीज़ पानी में तब घुलती है जब वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करती है, यानी वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करे कोई सब्सटेंस पानी में घुलने के बाद, मतलब पानी में जाने के बाद, तो वो उसमें घुल जाता है, ठीक है। तो हम क्या जानते हैं, अगर आप RX यानी हेलोएल्केन और हेलोएल्केन के बीच का बॉन्ड देखें, हेलोएल्केन ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। इफ यू सी द बॉन्ड बिटवीन X एंड R, ये वाला बॉन्ड, दिस इज वीक वेंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट। वीक वेंडर वॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसके बीच में भी सेम, क्योंकि RX के मॉलिक्यूल के बीच में कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वीक वेंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब आ जाइए वाटर के मॉलिक्यूल की तरफ। वाटर का मॉलिक्यूल कैसा दिखता है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। फिर ऐसे ही दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल भी ऐसे ही HOH की तरह ऐसे पड़ा होगा। तो जब किसी बीकर में पानी पड़ा होता है तो उसमें बहुत सारे H2O के मॉलिक्यूल होंगे, और वो H2O के मॉलिक्यूल आपस में किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं, अगर आप थोड़ा समझते हैं इस बात को, तो वो आपस में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ऐसे ही नेक्स्ट के बीच में भी क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की कंडीशन क्या है, वो कब फॉर्म होता है? अक्सर
वो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन, ये 3 एलिमेंट है जिसके साथ हाइड्रोजन क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, लेकिन जब आप हेलोएल्केन लिखते हैं तो हेलोएल्केन में अक्सर एक्स की वैल्यू क्या लेते हैं आप, क्लोरीन या ब्रोमीन। फ्लोरीन आप एक्सेप्शन में मानते हैं और आयोडीन भी पुट नहीं करते, तो आयोडीन तो खैर पुट भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ फ्लोरीन नहीं ले सकते आप हेलोएल्केन में, क्योंकि हम फ्लोरीन के रिएक्शन कहीं नहीं पढ़ते, ना उसकी सॉल्युबिलिटी पढ़ते हैं। तो आप ये समझिए कि अगर हेलोएल्केन जिनके बीच में वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और पानी जिनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक, क्या बोला हमने कि इंटरमॉलिक्यूलर जो हाइड्रोजन बॉन्ड है दैट इज स्ट्रॉन्गर देन वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इस हिसाब से अगर इसको इसमें घुलना है तो इसको इसके साथ क्या बनाना पड़ेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन अगर x की वैल्यू क्लोरीन है या ब्रोमीन है, जो कि अक्सर यही होती है वैल्यू, तो ये जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा, ये बॉन्ड फिर आपका वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, क्योंकि क्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता, ना ब्रोमीन और हाइड्रोजन के बीच में बनता है, और ना आयोडीन और हाइड्रोजन के बॉन्ड में बनता है। हाँ, अगर यहाँ F हो तो एक एक्सेप्शन क्रिएट हो सकती है, ठीक है, लेकिन फ्लोरीन आपको पुट नहीं करना है, फ्लोरीन के लिए बात नहीं बता रहा हूँ। हेलोएल्केन में हम लोग कंसीडर करते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक, फ्लोरीन इज डिफरेंट, एक्सेप्शनल चीजें हैं वो। ठीक है, तो अगर इसको पानी में घुलना है तो इसको इसके साथ क्या बनाना पड़ेगा, वाटर मॉलिक्यूल के साथ हेलोएल्केन को बनाना पड़ेगा हाइड्रोजन बॉन्ड, राइट, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन इसके बीच में जो अट्रैक्शन है वो क्या है, वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कहने का मतलब है कि हेलोएल्केन ने पानी के साथ भी क्या बनाया, वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनाया। ठीक है, जैसा उसके खुद के मॉलिक्यूल के बीच में था। तो आप खुद सोचिए कि वाटर मॉलिक्यूल में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बॉन्ड कैसे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड है जो कि स्ट्रॉन्गर है, राइट। तो कोई भी मॉलिक्यूल अपना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तोड़कर वीक बॉन्ड क्यों बनाएगा, खुद ही सोचो ना। कि अगर हेलोएल्केन को पानी में घुलना है तो हेलोएल्केन वाटर के साथ क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना पड़ेगा, लेकिन वो उसके साथ क्या बना रहा है, वीक वैन डर वाल्स। तो वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए वो अपना ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्यों तोड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर हेलोएल्केन इसके साथ बॉन्ड बनाता है तो इसका खुद का बॉन्ड तो टूटेगा ना, तभी ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। और कोई भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के बदले वीक बॉन्ड नहीं बनाता है, इस वजह से ये घुलता भी नहीं है। तो क्वेश्चन क्या आएगा कि ऑल्दो RX इज पोलर बट इनसॉल्युबल इन वाटर, व्हाई। तो रीजन क्या होगा इसका कि बिकॉज द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बॉन्ड बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड विच इज स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू द वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच विल फॉर्म हेलोएल्केन विद द वाटर मॉलिक्यूल, राइट। तो हेलोएल्केन पानी के साथ कैसा बॉन्ड बनाएगा, वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और जो पानी के खुद के बॉन्ड कैसे हैं, वो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो कोई भी जो है वो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़कर वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं बनाता है। बॉन्ड रिएक्शन तभी होते हैं जब कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है वीक बॉन्ड टूट के, राइट। इतनी बात समझ में आ रही है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि आई होप ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। इसका रीजन अगर लिखना हो एग्जाम में तो क्या लिखोगे कि वाटर में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, देन द बॉन्ड it will form with then the bond it will form with हेलोएल्केन, राइट, हेलोएल्केन। तो हम लोग क्या कह रहे हैं, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, मतलब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बॉन्ड कैसा है, वो है हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, स्ट्रॉन्गर देन व्हाट इट विल फॉर्म
with the haloalkane which is a weak van der Waals force of attraction, right? It's a weak van der Waals force of attraction. राइट, देखिए समझ में आया होगा आई होप. अब हम आते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. तो नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट. ओके, डन. Second physical property is melting point and boiling point. MP and BP, melting point and boiling point. देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं melting point and boiling point of haloalkane, right? Ultimately अगर हम देखें मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों चीज़ें स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है, राइट? कि भाई कोई मॉलिक्यूल कितने आपस में कितने स्ट्रेंथ से जुड़ा हुआ है, ठीक? तो अगर मैं देखूं एल्केन को, सिंपल एल्केन को सपोज कर लीजिए आप CH4 है और इसमें से एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर लूं किसी हेलोजन के साथ, तो मैं आपको सबसे पहला रूल बता रहा हूं कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, खासकर उन कंपाउंड्स के लिए जिसमें वीक वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करती है. तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास. हमने CH4 में से कोई हाइड्रोजन रिप्लेस करके हेलोजन लगाया, तो सिंपल सी बात है कि हेलोजन का मास किसी हाइड्रोजन के मास से तो ज़्यादा ही होता होगा, इसीलिए इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, ज़्यादा होगा. और इसका मॉलिक्यूलर मास अगर ज़्यादा है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा. आपको कभी कभार एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, एग्जाम में, CBSE के एग्जाम में पूछते हैं कि वाई द हेलोएल्केन हैव अ ग्रेटर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट देन इट्स पेरेंट हाइड्रोकार्बन. समझ में आई बात कि वाई हेलोएल्केन एंड हेलोरीन हैव अ ग्रेटर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट देन इट्स पेरेंट हाइड्रोकार्बन. द सिंपल रीजन बिकॉज द हेलोएल्केन हैव अ ग्रेटर मॉलिक्यूलर मास देन इट्स पेरेंट hydrocarbon, that's why it has a greater melting point and boiling point because it is directly proportional to molecular mass, right? अच्छा, उसके बाद if molecular mass is same, if molecular mass is same, अगर molecular mass same हो जाए तब क्या करें? तब आप देखोगे कि melting point and boiling point इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है बच्चा ब्रांचिंग, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया. एक्चुअली जब ब्रांचिंग होती है तो सरफेस एरिया अपने आप कम हो जाता है. एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ मैं आपको. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक कंपाउंड लिखता हूँ CH3 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 Cl, राइट? और एक और लिख दिया CH3 CH2 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 Cl. This is what? This is N-butyl chloride. N-butyl chloride. Right? और ये क्या है? ये है टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड. टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड. ये N-butyl क्लोराइड है, ये टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड है. तो अगर मैं देखूं कि इनमें से मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, तो साफ दिख रहा है कि देखो इसमें ब्रांचिंग ज़्यादा है ना, तो साफ दिख रहा है कि सरफेस एरिया क्या हो गया, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड में कम हो गया, राइट? इसमें टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड में सरफेस एरिया क्या हो गया, कम हो गया, और इसमें सरफेस एरिया ज़्यादा है. तो जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, राइट?
या आप ये बोले कि जिसकी ब्रांचिंग ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम और मेल्टिंग पॉइंट भी कम। तो ये मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है। इफ़ द टू हेलोएल्केन और अ हाइड्रोकार्बन हैव द सेम मॉलिक्यूलर मास बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, दे आर आइसोमर, राइट। ये आपस में क्या आइसोमर है। तो जिसकी ब्रांचिंग ज़्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम, सिंपल सी बात है। ओके इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जो मेरे ख्याल से पता नहीं कितनी बार एग्जाम में आया हुआ है, वो ध्यान रखिए आप। आपको कंपैरिजन करना है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का ठीक। क्या समझ में आ रही है बात? नॉर्मली एलिफेटिक चेन में, ठीक है, एलिफेटिक मतलब जो एरोमेटिक नहीं है वो एलिफेटिक है, उनके अंदर मेल्टिंग पॉइंट का जो ऑर्डर होता है वही बॉइलिंग पॉइंट का भी ऑर्डर होता है, ठीक। यानी जिस ऑर्डर में आप मेल्टिंग पॉइंट लगाओगे उसी ऑर्डर में आप बॉइलिंग पॉइंट भी लगा देते हो। ये क्या लिखा है? ये लिखा है ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। ये क्या है आपका? ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, राइट। दूसरा नाम आयुपेक नेम क्या लिख सकते हैं आप इसको? 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। फिर ये क्या है? दिस इज योर मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, या आप इसको 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन भी बोल सकते हो, 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन, राइट। और ऐसे ही ये इसके रिस्पेक्ट में कहा है पैरा पे है, तो आप इससे क्या बोल सकते हो? पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। और आयुपेक में क्या बोल सकते हैं? 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। आपको मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना। ये तीनों आपस में आइसोमर है, ठीक है। डाइक्लोरोबेंजीन जो है उस डाइक्लोरोबेंजीन के 3 फॉर्म है, दीज आर आइसोमर विद ईच अदर। इनमें जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होता है वो सेम नहीं होता। देखो मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पैकिंग, पैकिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिमेट्री। पहले मैं आपको यही समझा देता हूं। देखो जब मेल्ट होता है ना कोई चीज, तो उसकी पैकिंग ब्रेक होती है, राइट। उसको वो क्या होता है? डी पैक होता है, मतलब वो खुलता है धीरे धीरे। तो जिसकी पैकिंग अच्छी होगी इट विल टेक टाइम टू ओपन, राइट। जैसे ब्रिक आपस में अरेंज होते हैं ना, तो जैसे ऐसे ही कोई भी मॉलिक्यूल आपस में अरेंज होता है, उनकी पैकिंग जितनी अच्छी होगी उतना उसको मेल्ट करना मुश्किल होगा, राइट। अभी देखो सबसे अच्छी पैकिंग आप खुद सोचो कि इसके अंदर पैरा डाइक्लोरोबेंजीन के अंदर जब आप इसको ब्रिक की तरह अरेंज करना शुरू करोगे तो सबसे बेहतर कौन अरेंज होगा? पैरा अरेंज होगा, राइट। तो अगर मुझे मेल्टिंग पॉइंट देखना हुआ तो मैं किसका देखूंगा? सबसे बेहतर किसका होगा? पैरा का, फिर ऑर्थो का और फिर मेटा का। अच्छा सवाल डिजाइन हो के आता है हमेशा आपसे पैरा और ऑर्थो का कंपैरिजन पूछते हैं। पैरा ऑर्थो मेटा, मतलब ऑर्थो मेटा को कभी कंपैरिजन नहीं पूछेंगे आपसे, ठीक है। आपसे सवाल ये आएगा कि वाई पैरा आइसोमर ऑफ डाइक्लोरोबेंजीन हैज अ हायर मेल्टिंग पॉइंट देन ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर, राइट। तो ये आपका मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर हो गया। अब मैं बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताता हूं। देखो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। अब इंटरमॉलिक्यूलर जैसे कोई चीज़ को बॉइल करते हैं ना आप, जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि RX के बीच में क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर वीक वेंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो वेंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ऐसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड भी क्या है, एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो जिसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितनी ज़्यादा होगी उसको बॉयल करना उतना मुश्किल है, क्योंकि बॉइलिंग वो कंडीशन होती है जहाँ पे मॉलिक्यूल की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करके हर एक मॉलिक्यूल को फ्री किया जाता है इन द वेपर फॉर्म, राइट। तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोलैरिटी के। पोलैरिटी समझते हैं आप, कितना चार्ज डेवलप हो रहा है, जितना ज़्यादा चार्ज डेवलप होगा उतना स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, राइट। और पोलैरिटी किससे डिसाइड होती है बताओ, पोलैरिटी डिसाइड होती है डाइपोल मोमेंट से। तो मैं कह सकता हूं ना कि बॉइलिंग पॉइंट अल्टीमेटली डिपेंड अपॉन द डाइपोल मोमेंट। इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहता हूं कि जिसका भी डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। अब ये देखना है कि इन तीनों में से किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है, उसी का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, राइट। तो थोड़ा इधर स्पेस दे के बताने की कोशिश करता हूँ मैं। आप लोगों को एक फॉर्मूला आता होगा नेट डाइपोल मोमेंट निकालने का, म्यू नेट डाइपोल मोमेंट इज μ1 स्क्वायर μ2 स्क्वायर 2 μ1 μ2 cos थीटा, राइट। जिसको नहीं दिख रहा मेरे वर्ड कैच करो, μ1 स्क्वायर μ2 स्क्वायर 2 μ1 μ2 cos थीटा, वेयर μ1 μ2 इज व्हाट, डाइपोल मोमेंट, राइट। अब आप समझिए, इसमें एंगल आ रहा है cos थीटा, राइट। एंगल कैसे देखना है, इसमें दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में ये एंगल देखना है, दिस इज योर थीटा, राइट। इसके बीच में जो मैंने ड्रॉ किया है दैट इज एंगल थीटा। आप समझिए, थीटा जिसमें कम है उसका cos थीटा ज़्यादा होगा। आपको पता है जितनी थीटा की वैल्यू कम होती जाती है cos थीटा की वैल्यू उतनी बढ़ती जाती है, राइट। तो थीटा की वैल्यू कम, cos थीटा की वैल्यू ज़्यादा, और अगर cos थीटा इस इक्वेशन में ज़्यादा हुआ तो नेट डाइपोल मोमेंट भी ज़्यादा हो जाएगा। कहने का मतलब कि जिसका एंगल सबसे कम है उसका नेट डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा है, इसका मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे ज़्यादा होगा, राइट। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या है बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर जो है वो है सबसे ज़्यादा ऑर्थो, फिर पैरा एंड देन मेटा। नोट कर लीजिए, आई होप समझ में आया होगा, दोबारा समझ लीजिए। हम लोग क्या कह रहे हैं कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर सेम नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट जो पैकिंग पे डिपेंड करता है और पैकिंग सबसे अच्छी पैरा की हो सकती है, राइट। लेकिन जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अल्टीमेटली पोलैरिटी पे डिपेंड करता है, एंड पोलैरिटी डिसाइड होती है डाइपोल मोमेंट से, और डाइपोल मोमेंट जिसका ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होना चाहिए। तो हमने देखा कि भाई ऐसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर हाँ अगर आप डाइपोल मोमेंट के लिए एंगल क्रिएट करोगे, ठीक है, दो क्लोरीन के बीच में, तो आपको पता चलेगा कि जो एंगल है थीटा वो सबसे कम इसमें है। तो जब एंगल सबसे कम इसमें है तो cos थीटा की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी इसमें, और cos थीटा की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी तो नेट डाइपोल मोमेंट भी ज़्यादा आएगा। तो इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी ऑर्थो का ज़्यादा होगा देन द पैरा एंड मेटा, राइट। चलो नोट करो फटाफट, टेक अ स्क्रीनशॉट। चलिए एक और क्वेश्चन करवाता हूँ मैं आपको, क्वेश्चन की फॉर्म में ही करवाता हूँ, बट हम बेसिकली अब डाइपोल मोमेंट थोड़ा डिस्कस करेंगे। एक दो सवाल सीबीएसई में बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं तो वो डिस्कस करते हैं हम लोग। ये डन, टेक अ स्क्रीनशॉट फटाफट। ओके
देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है डाइपोल मोमेंट के ऊपर। थर्ड प्रॉपर्टी लिख लीजिए। वैसे तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं है, ये केमिकल प्रॉपर्टी का हिस्सा है, पर फिर भी लिख लीजिए डाइपोल मोमेंट। नहीं सॉरी, फिजिकल प्रॉपर्टी का ही हिस्सा हुआ ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिसाइड कर रहा है। तो देखिए डाइपोल मोमेंट में मेन सवाल क्या है, इस पे आते हैं हम लोग। सवाल है कि क्लोरोबेंजीन और साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, ये क्या है आपका, दिस इज योर साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, राइट। और ये क्या है, क्लोरोबेंजीन। सवाल ये आता है कि वाई क्लोरोबेंजीन हैज अ ग्रेटर डाइपोल मोमेंट देन क्लोरोबेंजीन। क्या सवाल क्या आता है, वाई साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड हैज अ ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट देन द क्लोरोबेंजीन, राइट। इसका बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर है और हमें जानना है कि क्यों है। थोड़ा ट्राई करना समझने का। देखिए जो हाइब्रिडाइजेशन है बेंजीन के अंदर, जो हाइब्रिडाइजेशन होती है कार्बन की, वो कैसी होती है, sp2। और जो साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड है, इसमें कोई डबल बॉन्ड तो है नहीं, तो जो कार्बन जिससे क्लोरीन अटैच है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, राइट। अच्छा, sp2 में परसेंटेज s कैरेक्टर क्या होता है, ज़्यादा होता है। sp2 में परसेंटेज s कैरेक्टर ज़्यादा, तो इस हिसाब से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, ज़्यादा। परसेंटेज s कैरेक्टर ज़्यादा, तो इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा। अच्छा, आप जानते हैं क्लोरीन इज ऑल्सो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। कार्बन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, क्लोरीन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। अच्छा, इसका मतलब इस पे भी पार्शियली नेगेटिव चार्ज, इस पे भी पार्शियली नेगेटिव चार्ज। अच्छा, जब दोनों एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाते हैं तो दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, वो कम हो जाएगा। समझो ना, दोनों खींच रहे हैं तो दोनों की क्षमता है खींचने की, तो उनकी क्षमता में जो डिफरेंस है वो तो कम हो गया ना। तो ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो अल्टीमेटली जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो क्या आ जाएगा, वो कम आ जाएगा। किसके लिए, क्लोरोबेंजीन के लिए। और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम आएगा तो मॉलिक्यूल की पोलैरिटी भी तो कम होगी ना, क्योंकि पोलैरिटी क्यों आती है, पोलैरिटी आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। एक एलिमेंट ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कनेक्ट होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डेवलप होती है। तो यहाँ पर तो जो एलिमेंट है वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है और जो कार्बन है वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ओवरऑल तो फिर चार्ज किसी पे बहुत स्ट्रॉन्ग डेवलप नहीं होगा, तो इस वजह से पोलैरिटी घट जाएगी। ठीक, इस वजह से पोलैरिटी घटी तो डाइपोल मोमेंट जो है उससे पोलैरिटी डिसाइड होती है, तो डाइपोल मोमेंट भी कम हो गया। अब इसी हिसाब से यहाँ भी देख लो, यहाँ पे sp3 है तो परसेंटेज s कैरेक्टर क्या है, कंपेरेटिवली लो है। तो इसका मतलब इसकी इस कार्बन जिससे हेलोजन अटैच है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है, और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो कंपेरेटिवली डेल्टा ई एन यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है दोनों एलिमेंट का वो ज़्यादा हो जाएगा। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा तो समझ रहे हो पोलैरिटी ज़्यादा, एंड अल्टीमेटली पोलैरिटी ज़्यादा तो डाइपोल मोमेंट तो ज़्यादा होगा ही ना। तो दैट इज़ द रीज़न दैट वाई साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड हैज़ अ ग्रेटर डाइपोल मोमेंट देन क्लोरोबेंजीन, राइट। अंडरस्टूड, बात समझ में आई है। तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को टैकल करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट ख़त्म होती है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। बेसिकली उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ रिएक्शन है, और जब वो ख़त्म हो जाएगा रिएक्शन तो आपका चैप्टर डन है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।